वेलकम बैक गाइस, मैं देवेंद्र, फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं डेटा वेयर हाउस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द फीचर ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस। इससे पहले हमने लेक्चर 1 शूट किया, लेक्चर 2 शूट किया। सबसे पहले लेक्चर 3 देखने से पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही लेक्चर 3 पे सॉरी लेक्चर 3 को कंटिन्यू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं जिससे आप फैमिलियर हो। 4 पॉइंट जिससे आप क्या फैमिली सब सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड है, टाइम वेरिएंट है एंड नॉन वोलेटाइल है। तो ये आपने देखा होगा कि मैंने इन सब चीज़ों को आपको डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ था। वो डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस में कि वहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास से ये डेफिनेशन आती है डेटा वेयर हाउस की, डेटा हाउस क्या होता है, ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो भी आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस करना है। अगर अलग से कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द फीचर ऑफ डेटा हाउस, तब भी आपको इन्हीं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। और इस पॉइंट को समझाने का मतलब यही है कि एग्जाम के में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और इसके अंदर जो आपके पास कंटेंट होता है, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे फीचर्स हो, लिखना आपको सेम होता है। मैंने इसका डिटेल डिस्कशन लेक्चर 2 में किया हुआ है, वहाँ से आप जाके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिएगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक टाइप के डेटा को एक जगह क्या करना, हमको यहाँ पे स्टोर करके रखना है। अगर ऐसा कोई प्लेस करता है तो उसको हम बोलेंगे प्लेस किस नेचर का है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। ऐसा काम किसको करना चाहिए, डेटा वेयर हाउस को। इसलिए डेटा वेयर हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा एक जगह होगा, दूसरे सब्जेक्ट से दूसरी जगह, तीसरे सब्जेक्ट से तीसरी जगह, चौथे सब्जेक्ट से चौथे जगह। जैसे यहाँ कस्टमर का डेटा है, यहाँ सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। किसी तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। और जैसे मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, बिग बाजार का गोडाउन है जिसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। तो अब वहाँ पे आपके पास सूच अलग जगह पे होंगे, क्लाथ्स अलग जगह पे होंगे, फूड मटेरियल अलग जगह पे होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग जगह पे होगा, और इस टाइप के जिस टाइप प्रोडक्ट अलग जगह पे क्या होंगे, स्टोर होंगे। ये क्या होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब जब आप डेटा वेयर हाउस से डेटा को फिच करते हो या डेटा वेयर हाउस डेटा प्रोवाइड्स करता है तो सब्जेक्ट वाइज करता है, ना कि डिटेल्ड। कि सब्जेक्ट वाइज का मतलब एक ही टाइप डेटा एक बार में क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप कहीं पर भी, जैसे डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेटेड नेचर में होना चाहिए। इसका मतलब है जो डेटा वेयर हाउस का डेटा होता है वो आके मल्टीपल सोर्स से क्या होता है, मल्टीपल सोर्स से आकर के एक जगह पे यहाँ पे गैदर होता है, इकट्ठा होता है। तो यहाँ डेटा वेयर हाउस, एक डेटा वेयर हाउस ये है, दूसरा डेटा वेयर हाउस ये, तीसरा डेटा वेयर हाउस, चौथा डेटा वेयर हाउस ये है। सॉरी, पहला डेटाबेस ये है, दूसरा डेटाबेस ये है, तीसरा डेटाबेस ये है, चौथा डेटाबेस ये है, और इस चारों डेटाबेस के डेटा हमने क्या जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। तो नेचर कैसा हो गया डेटा वेयर हाउस का, इंटीग्रेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड। टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब यहाँ पे होता है कि पहले कि आप डेटा वेयर हाउस के डेटा को अगर एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर पाते हो तो उसको हम बोलेंगे आपका डेटा वेयर हाउस का नेचर क्या है, टाइम वेरिएंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइम वेरिएंट। ऐसा होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा, टाइम वेरिएंट। जैसे फॉर देखिए, टाइम पीरियड का मतलब होगा आप ईयरली डेटा को निकाल सकें, मंथली डेटा को वहाँ से फेच कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू मैं इसको भी एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट है आपके पास, तो आप अपने रेस्टोरेंट की चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको इसके लिए एनालिसिस यूज पड़ेगी। और एनालिसिस का मतलब है कि आपको 3-4 साल, 2-3 साल के डेटा की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो किसके थ्रू मैनेज होगा, डेटा वेयर हाउस के थ्रू मैनेज होगा। लेकिन डेटा वेयर हाउस में आप रेस्टोरेंट के डेटा को इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सके, उसको एक्सेस
कर सकें। जैसे हम 2 सीजन लेके चलते हैं, विंटर सीजन और एक समर सीजन। समर सीजन मान लेते हैं अप्रैल मई जून है, और आपको समर सीजन इस ईयर या नेक्स्ट ईयर समर सीजन को सही तरीके से मैनेज करना है अपने रेस्टोरेंट के। तो अप्रैल में जून, तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 साल के अप्रैल में जून का डेटा को निकालेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। तो सिर्फ किसकी पूरे डेटा की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, सिर्फ अप्रैल में और जून की जरूरत है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम डेटा को यहाँ से क्या आसानी से निकाल सकते हैं। यही नेचर क्या कहलाता है आपका, टाइम वैल्यू। क्लियर है। नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं नॉन वोलेटाइल में कि यहाँ से डेटा हम रिमूव नहीं करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक है किसकी, डेटा वेयरहाउस की, कि डेटा वेयरहाउस का डेटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ हम डेटा को उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपका डेटा क्या बन जाता है, हिस्टोरिकल डेटा, जिसके थ्रू आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हो, बिजनेस के तरीके से एनालाइज कर सकते हो। एज ए रिजल्ट आपका बिजनेस बहुत तेजी से, बहुत सक्सेसफुल तरीके से ग्रो करेगा। देखिएगा यहाँ पर आई थिंक अब मैंने फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ वहाँ पे सारे जो कंटेंट, रिटन कंटेंट है उसको आप वहाँ से लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बस इस पॉइंट्स को बताने का ये मतलब था, एग्जाम में अगर करेक्टरिस्टिक्स फीचर के नाम से है तो भी आपको क्या करना है, इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। चलिए बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस की। तो नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस में मैंने आपको आई थिंक डिस्कशन किया हुआ है डेटा वेयर हाउस के बारे में, बेसिक के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। तो वहाँ से तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस। उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका हर पॉइंट एग्जाम के पॉइंट से क्या हो, क्लियर हो, जिस वजह से मैंने कुछ पॉइंट है मेंशन किए हुए हैं। तो एक एक करके समझते हैं, जिससे कि हम नीड को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, नीड में टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एनालाइज द बिजनेस। इसका मतलब है कि हमें डेटा की जरूरत इसलिए है कि हमें क्या करना है, बिजनेस को एनालाइज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करने की नीड नहीं डेटा वेयरहाउस की। क्यों, किसकी नीड है, मेनली बिजनेस को एनालाइज करना है, बिजनेस को एनालाइज करना है। अगर बिजनेस को एनालाइज का पर्पज हमारा क्या, बिजनेस को एनालाइज करना है। अगर बिजनेस को एनालाइज करना है तो हमें ढेर सारा क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो अगर ढेर सारा डेटा चाहिए तो हमें कब डेटा, ढेर सारा डेटा हमारे पास होगा, जहाँ पास क्या होगा, डेटा वेयर हाउस होगा, तभी जाकर हमारे पास ढेर सारा डेटा होगा और हम सही तरीके से बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो क्लियर है। फॉर टेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन, फॉर टेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन। अब इसमें क्या होगा आपका, कि अगर आपको क्या करना है, फास्ट डिसीजन लेना है एंड इफेक्टिव डिसीजन लेना है बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा वेयर हाउस का यूज करेंगे। आपको जरूरत है किसकी, डेटा वेयर हाउस की। क्विक डिसीजन कब ले पाएंगे आप, जब आपके पास यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है 2 3 4 10 ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन होंगी, तो आप किस ईयर आपने क्या किया था कि आपका लॉस हुआ था, किस ईयर आपने क्या किया था कि या कौन सी प्रॉब्लम किस वजह से आई थी, उन सब वर्क को या उन सब स्टेप को आप फॉलो नहीं करेंगे, और वो चीजें करेंगे, जल्दी से डिसीजन लेंगे जिसके थ्रू आपका फायदा हुआ था, या जिसके थ्रू आपका ग्रो हुआ था, या जिसके थ्रू आपका जो बिजनेस है इनहेंस हुआ था, या उसमें इंप्रूवमेंट हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो बोला जाए कि आप वो स्टेप से फॉलो करेंगे जो आपके बिजनेस के पॉजिटिव पर्पज, पॉजिटिव स्टेप्स होंगे। नेगेटिव स्टेप को आप फॉलो नहीं करेंगे, जल्दी से डिसीजन लेते। कब आपका डेटा होगा, वो कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास क्या होगा, डेटा वेयर हाउस होगा। इफेक्टिव मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका डेटा है तो अगर आप सब सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख लिए ऑलरेडी, जो आप डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव ही होगा। किसके लिए, उस बिजनेस के लिए, उसके इनहेंसमेंट के लिए। क्लियर है। टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट डेटा, टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट डेटा मतलब डेटा वेयर हाउस क्यों यूज जरूरत है, क्योंकि हमें डेटा को कंसिस्टेंट भी रखना है। कंसिस्टेंसी को देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले इसको आपको समझा देता हूँ, फिर आई थिंक हमारे लिए क्या होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा समझ कि डेटा वेयर हाउस में इसका क्या है। जैसे आपके पास एक बैंक है, बैंक में एक अकाउंट ए है, दूसरा अकाउंट क्या है यहाँ पे बी है। मान लेते हैं इस बैंक में आपके पास कितने थे, 2000 रुपये थे। कितने थे यहाँ पे, 2000 रुपये थे। और इस बैंक वाले थे यहाँ पे कितने, इस सॉरी अकाउंट में कितने थे, 3000 रुपये थे। अकाउंट ए में 2000 रुपये, अकाउंट बी में 3000 रुपये। अब यहाँ से आपने क्या किया, मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन किया, एक ट्रांजेक्शन किया गया कि 1000 रुपये यहाँ से ट्रांसफर किया अकाउंट बी में। तो अकाउंट बी में आपने क्या किया, 1000 ट्रांसफर किया। तो टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ जो रिजल्टेंट बचा हमें वो कितना बचा, 1000। कितना बचा, 1000। और यहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो गया आपका, 4000। कितना हो गया,
4000। ये प्रोसेस क्लियर है आपका। ये एक डेटाबेस का ट्रांजेक्शन है, फिर यहाँ कोई डेटा वेयर हाउस नहीं है। मैं बात समझाना चाहता हूँ किसकी, कंसिस्टेंसी की। देखिए, तो आप बैंक में ट्रांजेक्शन करने से पहले, कोई प्रोसेस करने से पहले टोटल आपके पास कितना अमाउंट था, 5000। कितना अमाउंट था, 5000। क्लियर है। और लेकिन आफ्टर ट्रांजेक्शन करने के बाद टोटल बैंक में कितना अमाउंट है, 5000। इसका मतलब बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन अगर टोटल अमाउंट सेम है दोनों, इसका मतलब आपका डेटा क्या है, कंसिस्टेंसी। आपने किसको मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी को। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कहीं पर भी कोई डेटा होता है तो अगर आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो, उसके बाद भी अगर टोटल आप क्या करो, कंबाइन करके उसको मेजर करो, अगर पहले का बाद का सेम रहता है, इसमें कंसिस्टेंसी क्या है, मेंटेन है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे आप, मैं इसको इसी चीज कंसिस्टेंसी को डेटा वेयर हाउस के थ्रू समझाता हूँ कि डेटा वेयर हाउस की क्या जरूरत है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैं कहा आपके पास कोई रिटेल स्टोर है, कोई रिटेल स्टोर है जो कि ऑफलाइन है, किसी भी टाइप, कोई क्या है आपके पास, रिटेल स्टोर है। ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपके पास कोई रिटेल स्टोर है, तो अब कोई दुकान है, कोई शॉप है आपके पास। तो अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स है, किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स आपके पास है। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, 100 क्वांटिटी है कोई प्रोडक्ट्स की, या 1000 क्वांटिटी आपके पास है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, ये बहुत सारे लोग, आई थिंक आप यहाँ लेन देन करोगे तो बहुत सारे लोग आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स को लेके आपके यहाँ से जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि मेनली डेटाबेस का पर्पस क्या होता है, करंट इंफॉर्मेशन हमने कितना यहाँ पे दिया किसको, ये ओवरऑल क्या होगा, कहीं ना कहीं पे मान लेते हैं आप ये ले गया, फिर ये ले गया, फिर ये ले गया, फिर ये ले गया, ये डे टू डे ऑपरेशन का काम होगा। यहाँ पे डेटा से क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। और हमारा जो मेन, आप ऐसे सोचिए आपके पास शॉप में जो पर्पज होगा कि आपके पास अगर 1000 मतलब 1000 प्रोडक्ट था, तो अभी कितने मान लेते हैं, 5000 क्या हुए हैं यहाँ पे बचे हुए हैं, और आपके 5000 आपने क्या कर दिया है, सिंपल दिखाते हैं यहाँ से, सॉरी 5000 आपके पास यहाँ बचे हुए हैं और 5000 आपके सेल हो चुके हैं मान लेते हैं यहाँ पे, आपने किसी तरीके से आपके पास वो नहीं है। तो अब ये ट्रायल अलग होगा। लेकिन हाँ, अब टोटल जैसे आप कितने 5000 हैं, तो मान लेते हैं कि अगर आप जो जितने प्रोडक्ट आपके यहाँ से गए हैं, अगर आपने उसका एक एक करके डेटा स्टोर कहीं पे नहीं किया हो, कितने गए हैं टोटल, अब ये तो एक किसके पास क्या क्या गया हो तो डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया होगा, लेकिन टोटल कितने प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से गए हैं, अगर उसको आप मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकता है ये डेटा, इसकी वजह से आप आगे, क्योंकि जब एनालिसिस करोगे ना तो आपका टोटल कितने थे, 1000 थे, जब टोटल 1000 थे यहाँ पे, तो अभी कितने हैं, 5000। ये डेटा तो आपका स्टोर है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मान लेते हैं आप किसी तरीके से आगे चल के एनालिसिस करना चाहो या कुछ भी, तो उसमें हो सकता है फॉल्ट हो सकता है यहाँ पर कि आपको सारे प्रोडक्ट ना मिलके मान लेते हैं, हो सकता है कि 450 प्लस ही आप क्या कर पा रहे हो, एनालिसिस करने के बाद मेजर कर पा रहे हो। अगर मेजर कर पा रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। जब आपके पास प्रोडक्ट हमने लेके आए थे, टोटल कितने थे, 1000 थे, लेकिन अब अगर आप देख रहे हो टोटल कितने मिल रहे हैं आपको हर तरीके से इकट्ठा करने के बाद, 950, इसका मतलब है 5 मिसिंग है। तो कंसिस्टेंसी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गया आपका डेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप जितने डेटा की लेन देन कर रहे हो, अगर सब कुछ क्या करते जाओ, एक जगह बस एक दो बना लो आप यहाँ समराइज टाइप का, कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ कितना डेटा आपने यहाँ से निकाला, किसको दिए इससे मतलब नहीं है, कितना आपने निकाला यहाँ पे उसको एक जगह इकट्ठा करते चले जाओ, तो टोटल जितना भी निकलेंगे, कितने मिलेंगे यहाँ पे 500 मिलेंगे, यहाँ कितने मिलेंगे 500 मिलेंगे, टोटल एड करेंगे कितना होगा, एक 1000 होगा। अगर 1000 होगा तो कंसिस्टेंसी क्या है, मेंटेन है। लेकिन ये किसके थ्रू पास, जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डेटा वेयर हाउस होगा, तभी लार्ज अमाउंट ऑफ अगर डेटा होगा, तभी आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि करंटली आपके लिए नेसेसरी नहीं था, लेकिन बाद के लिए क्या है था, नेसेसरी था। बाद के लिए तो आपके काम की चीज ये है, क्योंकि एनालिसिस करनी है तो आपको टोटल डेटा की जरूरत आपको पड़ने वाली है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा वेयर हाउस की, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी टाइप का डेटा हो, कहीं पर भी गया हो, वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए। तो क्लियर है कंसिस्टेंसी क्या होती है। अब इसके बाद यहाँ भी लिखा गया है टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस एंड प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द मार्केटिंग। दोनों एक साथ में समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे
कस्टमर सर्विस या प्रोसेसेस या मार्केटिंग का मतलब क्या है कि डेटा वेयर आपकी हेल्प करता है, मतलब डेटा जरूरत है कि आपको ये करने की, अगर आप चाहते हो कस्टमर सर्विस और इम्प्रूव हो और आसान हो जाए सारी चीज़ें कस्टमर के लिए भी और मार्केटिंग करना भी आसान हो जाए, तो हमें किसकी यूज़ पड़ने वाली है यहाँ पे, डेटा वेयर हाउस की। देखिए जैसे आपके पास मैंने फिर से बताया, यहाँ पे कोई रिटेल स्टोर है, अगर कोई रिटेल स्टोर है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, कोई कस्टमर, ये कोई क्या है आपके पास यहाँ पे कस्टमर है, कोई ना कोई क्या है कस्टमर है, ये कस्टमर यहाँ पे आएगा आपके पास और आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है, परचेज करेगा और फिर चला जाएगा। तो ये कस्टमर कौन था, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं। ये कस्टमर क्या दोबारा आपकी शॉप पे आएगा? कोई भी चांस नहीं है। क्या ये कस्टमर कौन सा सामान लेके गया, क्या आपके इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं। इसका मतलब है, लेकिन हाँ, तो अगली बार ये कस्टमर, जितने भी आपके पास कस्टमर हैं, उन कस्टमर कोई गारंटी या बोल सकते हैं कि ये आपकी शॉप पे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या फिर आप इनको किस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर यही हम काम डेटा वेयर हाउस के थ्रू करें, अगर ये क्या हो, ऑनलाइन सिस्टम हो, क्या हो आपके पास यहाँ पे, अगर ये ऑनलाइन सिस्टम होता है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर, जैसे ही कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, क्या करेगा आपके पास, ऑर्डर करेगा। जैसे ही ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर करने के साथ साथ उसकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जाती है, आपके पास आती है, और प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, तो ये स्टोर हो जाता है। और ये तो देखिए आपको इसकी जरूरत करंटली तो नहीं है स्टोर, मतलब करंटली तो आपने स्टोर कर लिया, लेकिन ये है कि बाद में इसका कोई यूज फिलहाल यहाँ पे तो आप करोगे, लेकिन करंटली के लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं है। तो इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर लिया और साथ ही साथ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया, जिसके थ्रू जितने भी कस्टमर आपके पास आए तो उनकी बारे में जो क्या स्टोर होती चली गई। लेकिन स्टोर करना है तो आपको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, जो क्या आपके पास है यहाँ पे, डेटा वेयर हाउस। इसका मतलब है कि हर टाइप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, डेटा वेयर हाउस चाहिए। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब आपने इन्फॉर्मेशन को और उसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, उसके थ्रू अब जैसा प्रोडक्ट इसने खरीदा होगा, अब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके पास इससे रिलेटेड आएगा तो तुरंत एक नोटिफिकेशन थ्रू इसको इन्फॉर्म करेंगे, तो हो सकता है वो उस प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या इंटरेस्टेड हो। इसका मतलब है अगर 100 कस्टमर आपके पास ऑनलाइन यहाँ पे क्या किए, बिजनेस किए, सॉरी प्रोडक्ट खरीदे, तो आप इन 100 के बारे में जान गए और उनको नोटिफिकेशन थ्रू क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ को दोबारा शॉपिंग करने में कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो आई थिंक ये कस्टमर भी आसान हो गया, उसको चीज़ें आसानी से मिल गई, उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो उसकी जिसको चाहिए। जैसे आप अक्सर देखते हैं ऐड टू कार्ट आप करते हैं, कोई चीज़ ऐड टू कार्ट किए रहेंगे तो बार बार उस चीज़ का नोटिफिकेशन, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन बार बार आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। हाँ जी, जब भी आप विजिट करेंगे फ्लिपकार्ट को तो आपको वही चीज़ें दिखाएगा जिसको आपने बार बार क्या किया है, क्लिक किया हुआ है, बार बार आपने क्या किया हुआ, विजिट किया हुआ है, इसको आपने कार्ड खरीदे या आपने खरीदा हुआ है, तो उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने लेके आएगा, उसी से रिलेटेड आपके सामने लेके आएगा यहाँ पे। तो ये फायदा होता है, जिससे कस्टमर के लिए चीज़ें आसान हो जाती है और आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है बिजनेस की। तो क्लियर है, ये होता है डेटा वेयर हाउस। अगर क्योंकि यहाँ पे हर टाइप डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, इसलिए क्या चाहिए आपको, डेटा वेयर हाउस की जरूरत है। टू क्रिएट एंड मैनेज इफिशिएंट डेटा रिपोजिटरी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइप के डेटा रिपोजिटरी स्टोर, हर टाइप के डेटा को स्टोर बनाने के लिए या बनाओ सही तरीके से मैनेज करो, उसके लिए क्या चाहिए डेटा वेयर। क्योंकि डेटा अगर आपके पास होगा ढेर सारा तो आप सही तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हैं, इफिशिएंटली डेटा कहीं भी किसी तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक नीड तो क्लियर होगा, नीड क्या होता है डेटा वेयरहाउस का। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि वहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस बताया गया था और डेटाबेस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसके थ्रू आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा what is the difference between, what is the basic of difference between data warehouse and operational database। चलिए देखिएगा, यहाँ पहला पॉइंट है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज ओलैप। ओलैप का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखिए, डेटा वेयर हाउस का दूसरा नाम यहाँ पे क्या होता है, ओलैप होता है। मतलब ओलैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है उसका नाम क्या है, ओलैप। और आप उसी तरीके से ऑपरेशनल डेटाबेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो अगर यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ओलैप। अगर बिजनेस को रन करना है, मतलब ट्रांजैक्शन बेसिस पे डेटा स्टोर करना, तो क्या यूज होता है वहाँ पे, OLTP। तो OLTP इज नथिंग बट ऑपरेशनल डेटाबेस एंड ओलैप इज नथिंग बट डेटा वेयर हाउस। क्लियर है।
चलिए बस इसके अलग अलग नाम है, तो आप बोल सकते हो OLAP इज आल्सो नोन एज डेटा वेयर हाउस एंड OLTP इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल डेटाबेस, या डेटा वेयर हाउस आल्सो नोन एज OLAP एंड ऑपरेशनल डेटाबेस आल्सो नोन एज OLTP। दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल डेटा। अब डेटा वेयर हाउस में पढ़ चुके हैं आप, डेटा वेयर हाउस क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, बहुत ओल्ड डेटा को स्टोर करता है, जिसके थ्रू डेटा आपका हिस्टोरिकल बन जाता है। जब भी आप डेटा वेयर हाउस आपको डेटा देगा तो कैसा डेटा देगा, हिस्टोरिकल देगा। और ये कैसा देता है, डे टू डे ऑपरेशन का डेटा स्टोर करता है, करंट डेटा देगा आपको। कौन, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या प्रोवाइड करता है, करंट डेटा, और डेटाबेस क्या प्रोवाइड करता है, करंट डेटा, और डेटा वेयर हाउस क्या प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल डेटा। इट इज यूज टू एनालाइज द बिजनेस एंड हेल्प टू मेक डिसीजन। बार बार अब डिस्कशन आपसे हो चुका है कि डेटा वेयर हाउस को हम लोग किस लिए करते हैं, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, और डिसीजन लेने के लिए किसका यूज करते हैं, डेटा वेयर हाउस का, और बिजनेस को रन करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, डेटा बेसिस का। तो इट इज यूज टू रन द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है इट इज यूज बाई एग्जीक्यूटिव एंड एनालिस्ट। आप खुद ही बताएं बिजनेस क्या करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज कौन करते हैं सॉरी, इट इज यूज बाई एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट। इसका मतलब है कि आपको डेटा वेयर हाउस में क्या करता है, बिजनेस को एनालाइज करता है, और बिजनेस को एनालाइज करने के इस टाइप में एम्प्लॉय होने चाहिए आपके पास, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एनालिस्ट हो गए। जैसे CEO जो होता है कंपनी का, वो भी अगर यूज करे तो किसको यूज करेगा, वो डेटा वेयर हाउस को। लेकिन हाँ, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे आपका DBO हो गया, क्लर्क हो गया, किसी भी टाइप का इंडिविजुअल्स हैं, तो वो लोग किसको यूज करते हैं, किसके द्वारा, डेटाबेस किस द्वारा यूज किया जाता है, इंडिविजुअल के द्वारा, और डेटा वेयर हाउस किसके द्वारा यूज किया जाता है, एग्जीक्यूटिव या फिर एनालिस्ट के द्वारा। इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक सब्जेक्ट से डेटा एक जगह पे स्टोर होता है, और यहाँ पे जो डेटाबेस में स्टोर होता है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मतलब एप्लीकेशन में जो डेटा हम फिल करते हैं एज इट इज, वो डेटा कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब डेटा में ये भी बात है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का मतलब है डिटेल डेटा, जो हम चीजें कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन में फिल करते हैं, वो चीजें आके डेटाबेस में क्या रहते हैं, स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जब डेटा वेयर हाउस में डेटा कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज डेटा आके क्या आता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कौन, डेटा वेयर हाउस, और डेटाबेस क्या होता है आपका, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड या एप्लीकेशन या डिटेल्स का मतलब कैसे। आप मान लेते हैं कि एक टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है, वो अपने डेटा को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। अगर डेटा को मैनेज कर रही है तो आज आप कॉल करते हो, तो आज ने कॉल किया, किस टाइम किया, कितने टाइम तक किया, किसको किया, लोकल कॉल है, इंटरनेशनल कॉल है, ये सारी जो डिटेल्स पूरी है ना, वो कहाँ जाके स्टोर होती है, डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। लेकिन अगर आप ऐसे रोज कॉल करते हो और आपको जब डेटा वेयर हाउस में डेटा लेके आना होगा, तो इस तरह से लेके आना होगा, टोटल इंटरनेशनल कॉल कितनी है, टोटल लोकल कॉल कितनी है, टोटल कितने टाइम आपने क्या किया, बात किया। तो जो टोटल करके चीजें आ रही है, क्या हो गया आपको, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट मतलब लोकल, एक सब्जेक्ट है, टोटल लोकल कॉल, टोटल इंटरनल कॉल, टोटल कॉलिंग टाइम। तो ये सारी चीजें क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसलिए हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस में समराइज डेटा स्टोर होता है, समराइज डेटा, टोटल कॉल, टोटल इंटरनल कॉल, ये सब क्या है, समराइज्ड है। लेकिन अगर आपके पास मैं बात करूं डिटेल्स डेटा का मतलब जो एप्लीकेशन फिल होकर आ रहा है, कितना आपने बात किया, कब से स्टार्ट किया, कब एंड किया, किससे किया, किस नंबर पे किया, और साथ ही साथ वहाँ पे इंटरनेशनल था कि लोकल था, वो जो पूरी डिटेल्स कहाँ स्टोर होता है, आपका डेटाबेस में स्टोर होता है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये है आपका इट यूजेज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज टू एक्सेस डेटा। इट यूजेज कौन, डेटाबेस, इट यूजेज सिंपल एंड स्टैंडर्ड क्वेरीज। देखिए डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, जैसे ऑरेकल है, माइस्क्वेल है, ये सारे डेटाबेसेस, इसमें आप क्वेरी परफॉर्म भी कर, जैसे आपको क्या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आगे सिंटैक्स पूरा डेटा। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह स्टैंडर्ड क्वेरी, बनी बनाई सिंपल सी क्वेरी, जिसका यूज करके आप क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, या डेटाबेस का यूज करते हैं सिंपल और स्टैंडर्ड क्वेरी के थ्रू। लेकिन अगर डेटा वेयर हाउस हो जाएगा तो डेटा वेयर हाउस लार्ज होता है, उसके लिए आपको क्वेरी खुद बनानी पड़ती है, और वो क्वेरी लार्ज हो सकती है और क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे कि डेटा वेयर हाउस में बहुत कॉम्प्लेक्स और लार्ज क्वेरी यूज होती हैं, जबकि डेटाबेस में सिंपल और स्टैंडर्ड क्वेरी यूज होती हैं। अगला यहाँ पे डेटा वेयर हाउस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली लार्ज स्पेस। अब ये तो कॉमन सी बात है, आप सब जानते हैं कि डेटा साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। किसमें मेजर कर सकते हैं, टीबी में या फिर पीबी मतलब टेराबाइट या फिर पेटाबाइट में। लेकिन डेटाबेस रिलेटिवली क्या होता है, स्मॉलर होता है स्पेस में, किसके, डेटा वेयर हाउस के। उसको किसमें मेजर कर सकते हैं, एमबी भी हो सकता है और जीबी भी हो सकता है। तो डेटाबेस की साइज क्या होती है, छोटी होती है, डेटाबेस की साइज क्या होती है, बड़ी होती है।
इन डेटा वेयर हाउस डेटा इज डिनॉर्मलाइज्ड, इन डेटाबेस डेटा इज नॉर्मलाइज्ड। पहले नॉर्मलाइज समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन आप डेटाबेस पढ़े होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आप डेटा को इस प्रॉपर वे में रखो, इस बेस्ट वे में रखो कि आपका डेटा तो एटॉमिक फॉर्म में हो, साथ ही साथ वहाँ पे कोई एक प्राइमरी की हो जिसके थ्रू आप डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डेटा की डिपेंडेंसी होनी प्राइमरी की पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो अगर आप डेटा को रखते हो तो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। लेकिन हाँ, डेटा वेयर हाउस उतना नॉर्मलाइज नहीं होता है जितना कि डेटा बेस होता है। मतलब इसमें हम लोग डुप्लीकेसी मिल सकती है या फिर चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से मैनेज नहीं होती जितनी कहाँ मैनेज होती हैं, डेटा बेस मैनेज होती हैं। इट हैज मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा और इट हैज रिलेशनल व्यू ऑफ डेटा। इसका मतलब यहाँ पे है कि मल्टी, देखिए रिलेशनल का मतलब होता है टेबल। अगर टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा रखा गया है तो हम बोलेंगे रिलेशनल व्यू है। इसका मतलब कहाँ होता है, डेटाबेस में। डेटाबेस में आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल व्यू, रिलेशनल व्यू। लेकिन अगर आपका डेटा डेटा वेयर हाउस में है तो वो क्यूब के फॉर्म में होता है, 3D के फॉर्म, मतलब क्यूब के फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर हम टेबल के फॉर्म में रखेंगे तो स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा ले लेगा। फिर हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है, तो स्पेस कम रखने के लिए हम लोग इसको मल्टी डायमेंशनल व्यू बनाते हैं, मतलब 3D भी बनाते हैं। इसका नाम क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल व्यू। तो बोल सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस का जो डेटा होता है किस व्यू में स्टोर होता है, मल्टी डायमेंशनल, और जो डेटा आप डेटाबेस है तो उसका डेटा किस व्यू में स्टोर होता है, टेबल व्यू में या फिर रिलेशनल व्यू में। देखिए एक दो पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि इन डेटा वेयर हाउस रिकॉर्ड आर एक्सेस्ड इन मिलियंस। इसका मतलब है कि डेटा वेयर हाउस में हम मिलियंस रिकॉर्ड एक साथ में एक्सेस करते हैं और डेटाबेस में हम एक साथ 10 रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। ये देखिए यहाँ 10 का मतलब 10 नहीं यहाँ पे है, ये मिलियन, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरिजन के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड एक साथ निकाल सकते हैं तो यहाँ पे मिलियंस निकाल सकते हैं। ये रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ, सिर्फ समझिएगा बात को, यहाँ पे 10 और मिलियन ना समझिएगा। अगर इसमें मुझे 10 टाइम्स का मतलब अगर 100 रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 मिलियंस निकालेंगे एक साथ में। अगर यहाँ 100 टाइम 1000 रिकॉर्ड अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। किसमें, तो डेटा वेयर हाउस में रिकॉर्ड हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, डेटाबेस में हम रिकॉर्ड को कम एक्सेस कर सकते हैं साथ में। देखिए अब मैं थोड़ा डिजाइन भी बात कर लेता हूँ। इट बेस्ड ऑन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, इट इज बेस्ड ऑन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसका मतलब देखिए पहले इसको समझिएगा, डेटाबेस को आप पढ़ चुके हो। देखिए जो डेटाबेस डिजाइन किया जाता है, जो डेटाबेस की, देखिए स्कीमा का मतलब होता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिजाइन है, वो किस तरह से बनाई गई है, वही क्या होता है, स्कीमा होता है। तो आप लोग देखें ER डायग्राम बनाते हैं, अगर कोई डेटाबेस है, कितनी टेबल्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब दिखाने के लिए लोग क्या बनाते हैं, ER डायग्राम बनाते हैं। तो इसका मतलब डेटाबेस किस मॉडल पे बेस्ड होता है, ER डायग्राम बेस्ड होता है। लेकिन उसी तरह से स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा भी क्या होता है, एक आपके पास डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपके डेटा वेयर हाउस का, जिसमें हम लोग कितने टेबल्स का है, मतलब कितने एट्रीब्यूट्स हैं एक इन्फॉर्मेशन के, कितने, तो उस सारी जो एक डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो अगर हम डिजाइन व्यू के थ्रू समझाते हैं, स्कीमा के थ्रू समझाते हैं डेटा वेयर हाउस का, तो कौन सा वहाँ पे स्कीमा यूज होता है, कौन सा डिजाइन भी यूज होता है, स्टार स्कीमा या फिर स्नोफ्लेक स्कीमा। तो ध्यान रखिए, जैसे आप डेटाबेस के सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे टेबल व्यू को किसके थ्रू समझाते हैं, ER डायग्राम के थ्रू, वैसे ही हमको डेटा वेयर हाउस की अगर डिस्क्रिप्शन को, डिजाइन व्यू को समझाना होगा, किससे समझाएंगे, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा के थ्रू। ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट यूजेज सेलेक्ट क्वेरी फॉर फेचिंग द डेटा, इट यूजेज इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट। देखिए डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डेटाबेस को पहले लेके चलता हूँ। डेटाबेस में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं। इसका मतलब है डेटाबेस में आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करते हैं, वहाँ डिलीट भी करते हैं, कोई चेंजिंग करना हो तो कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन डेटा वेयर हाउस में वहाँ अंदर जाकर रिकॉर्ड वगैरह चेंज नहीं करते, सिर्फ डेटा वेयर हाउस फेचिंग के पर्पज से बनाया जाता है। मतलब डेटा वेयर हाउस में डेटा को रखा जाता है और सिर्फ वहाँ डेटा हम लोग क्या करते हैं, रखने के लिए हमको बहुत टेक्निक्स नहीं वहाँ पे अपनानी है, मतलब हमको उस पर फोकस नहीं करना है। इसका मतलब डेटा को रखा गया है, उसको जो आपके पास वहाँ से डेटा को फेच करना है, तो मेन जो ऑपरेशन होता है वो रीड ऑपरेशन होता है, किसमें, डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर में सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, इसमें यहाँ सिलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ, सिलेक्ट मतलब फेच करना, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे और डेटाबेस में क्या रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होता है। तो एज अ रिजल्टेंट डेटा वेयर हाउस यूजेज ओनली रीड ऑपरेशन, डेटा वेयर हाउस सिर्फ डेटा को हम लोग फेच करते हैं
और जबकि डेटाबेस से हम डेटा को इंसर्ट डिलीट दोनों करते हैं, रीड राइट अपने दोनों परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट है इट स्टोर्स हाईली समराइज डेटा, डिटेल डेटा इज स्टोर इन डेटाबेस। इसका मतलब होता है, मैंने कॉलिंग एग्जांपल दिया था एयरटेल का वहाँ पे, या टेलीकॉम कंपनी का। टेलीकॉम जैसे मैंने बताया था वहाँ पे आपने किसको कॉल किया, कब कॉल किया, किस नंबर पर कॉल, कितनी देर तक कॉल किया, कहाँ कॉल किया, मतलब इंटरनेशनल या लोकल, तो वो सारी डिटेल कहाँ स्टोर होगी डेटाबेस में। लेकिन आपने एक महीने का डेटा मान लेते हैं, आपने टोटल कितने मिनट कितने टाइम कॉल किया, आपने टोटल इंटरनेशनल कॉल किया है, टोटल लोकल कॉल किया है, ये जो सारा समराइज डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, डेटा वेयर हाउस में। और ये डिटेल डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। तो आई थिंक इन सबसे क्लियर हो चुका हो व्हाट इज द डेटा डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।